अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे रिकैप करना चाहूँगी कि हम एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हैं। हम शिक्षा वेदांग के अंदर उच्चारण स्थान पढ़ रहे हैं। वेदांग किसे कहते हैं इसको मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। वह वीडियो आपको संस्कृत प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और वेदांग का सबसे पहला अंग शिक्षा को समझ रहे हैं हम। शिक्षा किसे कहते हैं इसको भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। वह भी वीडियो आपको संस्कृत प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और शिक्षा वेदांग के अंदर हम पाणिनि शिक्षा को पढ़ रहे हैं। पाणिनि शिक्षा में अब तक हमने उच्चारण का विज्ञान पढ़ा। उसमें हमने जाना कि किस प्रकार उदान वायु वर्ण को उत्पन्न करता है। उदान वायु यानी कि मारुत किस प्रकार हमारे मुख से वर्ण को उत्पन्न करता है। फिर हमने वर्णों के उच्चारण स्थान इस वीडियो में जाना कि जो वर्ण हमारे मुख से उत्पन्न होते हैं उनका विभाग यानी कि उन वर्णों का विभाग 5 प्रकार का कहा गया है। और यह वर्णों के 5 प्रकार के विभाग स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदानतः यह 5 होते हैं। फिर मैंने आपको वर्णों के उच्चारण स्थान के वीडियो में बताया था कि हमारा पूरा फोकस स्थानात यानी कि वर्ण का जो तीसरा विभाग है स्थान, उस पे हमारा फोकस रहेगा। स्थानात के अंदर हमने इस श्लोक से जाना कि वर्णों के 8 स्थान होते हैं यानी कि वर्णों की जहाँ से उत्पत्ति होती है वह 8 स्थान बताए गए हैं पाणिनि शिक्षा में। और वह 8 स्थान है उरस, कंठ, शिर, जीवामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। यानी कि इन 8 स्थानों से वर्णों का जन्म होता है। फिर हमने संस्कृत वर्णों का जन्म स्थान इस वीडियो से जाना कि इन 8 स्थानों से कौन सा वर्ण उत्पन्न होता है। जहाँ पे हमने पाणिनि शिक्षा के इस श्लोक को विस्तार से समझा किस स्थान से संस्कृत वर्णों की उत्पत्ति होती है। तो अभी तक हमने अहो, कंठ्यो और ईचु, यशाह, तालव्य इन दोनों का हमने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखा है। यानी कि यह प्रैक्टिकली कैसे उच्चारित होते हैं सही ढंग से, इसको हमने पिछले वीडियोस में विस्तार से जाना। यह वीडियोस आपको संस्कृत प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम ऊपू, ओष्ठ, ड्रो इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। ऊपू, ओष्ठ, ड्रो यानी कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार उ वर्ण और वर्ग का जन्म स्थान। तो आइए शुरू करते हैं। एक बात कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि कि आपको हमारे नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। ऊपू, ओष्ठ, ड्रो इसका अर्थ होता है उ वर्ण और प वर्ग होठ स्थान, ओष्ठ यानी कि होठ स्थान से उच्चारित होते हैं। यानी कि उ वर्ण और प वर्ग का उच्चारण स्थान होठ है। उ इस वर्ण का उच्चारण होठ स्थान से होता है। हमने अभी तक स्वर उ के 3 भेद देखे हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो इन तीनों प्रकार का उच्चारण कुछ इस प्रकार से होता है उ, ऊ, ओ। वास्तव में स्वर उ के 18 प्रकार होते हैं और यह सारे 18 प्रकार ओष्ठ स्थान यानी कि होठ स्थान से उच्चारित होते हैं। यह 18 प्रकार के उ क्या होते हैं, यह कैसे लिखे जाते हैं, इसको हम आने वाले वीडियो में विस्तार से समझेंगे। पर अभी के लिए आपको सिर्फ यह समझना है कि इन तीनों प्रकार के उ का उच्चारण ओष्ठ स्थान से कैसे होता है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको स्वर उ के बारे में बताना चाहूंगी कि उ को विवृत स्वर कहा जाता है। विवृत का अर्थ क्या होता है इसको हमने पिछले वीडियो में भी जाना था। विवृत का अर्थ होता है कि हमारी जो जीवा जो होती है वह उच्चारण स्थान से दूर रहती है। तो यहाँ पे उ इस स्वर का उच्चारण स्थान
ओष्ठ यानी कि होठ है, और प्रैक्टिकली अगर आप इस वर्णों को उच्चारण करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी जीवा होठ स्थान से दूर रहती है, कुछ इस प्रकार उ। और क्योंकि हमारी जीवा उच्चारण स्थान से दूर रहती है, यानी कि यहाँ पे उ वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, और क्योंकि जीवा ओष्ठ स्थान से दूर रहती है, इसीलिए इस स्वर को विवृत स्वर कहा जाता है। प वर्ग, जिसे पु भी कहा जाता है, तो प वर्ग यानी कि पु के अंदर यह 5 वर्ण आते हैं, और इन 5 वर्णों का उत्पत्ति स्थान या जन्म स्थान ओष्ठ्य यानी कि दोनों होठ को बताया गया है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको उच्चारण का विज्ञान, वर्णों का उच्चारण स्थान इन 2 वीडियोस में बताया था कि उदान वायु यानी कि मारुत जिस स्थान पर संचरण करता है वह स्थान उस वर्ण का उत्पत्ति स्थान बन जाता है। तो यहाँ पे मारुत यानी कि उदान वायु हमारे स्वर यंत्र को एक्टिवेट करने के बाद प वर्ग के वर्णों को उच्चारण करते समय ओष्ठ्य यानी कि होठ स्थान को स्पर्श करता है, और क्योंकि उदान वायु यानी कि मारुत पूर्ण रूप से ओष्ठ्य यानी कि दोनों होठों को स्पर्श करता है, इसीलिए इन्हें स्पृष्ट प्रयत्न या स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। एक छोटी सी और महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगी कि उदान वायु यहाँ पे जीवा के माध्यम से ओष्ठ्य वर्णों को उत्पन्न नहीं कर रहा है, वह डायरेक्टली ओष्ठ स्थान को स्पर्श करके वर्ण को उत्पन्न कर रहा है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो ईचु यशाह तालव्या इस वीडियो में देखा था कि किस प्रकार उदान वायु यानी कि मारुत जीवा के माध्यम से तालु को स्पर्श करके वर्ण को उत्पन्न करता है, और वह भी स्पृष्ट प्रयत्न या स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उदान वायु जीवा के माध्यम से तालु स्थान को पूर्ण रूप से स्पर्श करता है, पर यहाँ पे ओष्ठ्य वर्णों को उच्चारण करने के लिए उदान वायु स्वर यंत्र को एक्टिवेट करने के बाद डायरेक्टली ओष्ठ स्थान को स्पर्श करता है, यानी कि दोनों होठों को स्पर्श करके इन 5 वर्णों को उच्चारित करता है। तो प वर्ग का पहला वर्ण इस प्रकार उच्चारित होता है। प हमारे दोनों होठों से इस वर्ण का उच्चारण होता है, इसीलिए इन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। ओष्ठ्य का अर्थ होता है दोनों होठ। अब हम प वर्ग यानी कि पु के दूसरे वर्ण का उच्चारण करेंगे, तो इसका उच्चारण भी ओष्ठ से होता है, कुछ इस प्रकार फ फ। ध्यान रहे कि फ इस वर्ण का उच्चारण दोनों होठों से यानी कि ओष्ठ्य से किया जाता है। कई सारे लोग इस वर्ण का उच्चारण ओष्ठ और दंत से करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यानी कि दंत और ओष्ठ से इस वर्ण का उच्चारण कुछ इस प्रकार करते हैं फ फ। यह फ नहीं है, इसे फ कहा जाता है। फ तो आप अगर दंत और ओष्ठ से फ का उच्चारण करते हैं तो यह गलत है। इसका उच्चारण फ नहीं होता है, इसका उच्चारण फ होता है। फ इस वर्ण का मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी। मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वह फल बोलने की बजाय फल बोलते हैं। इसे फल नहीं कहा जाता है, इसका सही उच्चारण फल होता है। खासकर हिंदी भाषा में इस वर्ण का बहुत ही गलत उच्चारण होता है, तो हमें इसका सही उच्चारण करना है दोनों होठों से फ फ। 2 महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ध्यान रहे, प वर्ग के सभी वर्णों को स्पृष्ट प्रयत्न या स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उदान वायु पूर्ण रूप से हमारे होठों को स्पर्श करके फ इस वर्ण को उच्चारित करता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि फ यह एक महाप्राण वर्ण है। महाप्राण किसे कहते हैं, इसको मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था। महाप्राण का अर्थ होता है कि वायु का जो कॉन्शियस फ्लो होता है उसे हमें अधिक रखना है। जब हम फ
इस वर्ण को उच्चारित करते हैं। महा का अर्थ होता है अधिक और प्राण का दूसरा अर्थ होता है वायु यानी कि उदान वायु। तो महाप्राण का अर्थ होता है अधिक वायु का हमें प्रयोग करना पड़ता है जब हम फ इस वर्ण का उच्चारण करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्प प्राण महाप्राण वर्णों का ज्ञान नहीं रहता है। तो प्रयत्न इस वीडियो में हम विस्तार से अल्प प्राण महाप्राण के बारे में समझेंगे, पर अभी के लिए मैं आपको थोड़ा ज्ञान देना चाहूंगी अल्प प्राण महाप्राण के बारे में कि प यह एक अल्प प्राण वर्ण है, यानी कि जब मैं प इस वर्ण का उच्चारण करती हूँ तो वायु का जो कॉन्शियस फ्लो है मुझे कम रखना है पर अगर मैं फ इस वर्ण का उच्चारण करती हूँ तो मुझे वायु का कॉन्शियस फ्लो अधिक रखना है। कुछ इस प्रकार फ मुझे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है जब मैं फ इस वर्ण का उच्चारण करती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वायु का फ्लो मुझे महाप्राण रखना है। अब हम प वर्ग के तीसरे वर्ण का उच्चारण करेंगे। तो इसका उच्चारण कुछ इस प्रकार से होता है ब। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया कि प वर्ग के सभी वर्णों को स्पर्श या स्पृष्ट प्रयत्न वाले कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उदान वायु पूर्ण रूप से ओष्ठ यानी कि दोनों होठों को स्पर्श करके ब इस वर्ण को उच्चारित करता है। एक और महत्वपूर्ण बात कि ब यह एक अल्प प्राण वर्ण है। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा और प्राण का दूसरा नाम होता है वायु। तो हमें वायु का जो कॉन्शियस फ्लो होता है उसे हमें कम रखना है, अल्प रखना है जब हम ब इस वर्ण का उच्चारण करते हैं। अब हम प वर्ग के चौथे वर्ण का उच्चारण करेंगे। तो इसका उच्चारण कुछ इस प्रकार से होता है भ। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि अगर हम ब इस वर्ण का महाप्राण उच्चारित करते हैं तो यह भ बन जाता है। ब यह अल्प प्राण वर्ण है। इसको हम अगर महाप्राण में उच्चारित करते हैं, महाप्राण यानी कि अधिक वायु, कॉन्शियस फ्लो वायु का अधिक होना चाहिए। तो जब हम इसे महाप्राण में उच्चारित करते हैं तो यह भ बन जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ कि प वर्ग के सभी वर्ण ओष्ठ यानी कि दोनों होठों से ही उच्चारित होते हैं, पर इनमें जो अंतर होता है वो प्रयत्न का अंतर होता है। अब प्रयत्न क्या होता है इसको हम आने वाले वीडियो में विस्तार से समझेंगे, पर अभी के लिए आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है कि महाप्राण एक प्रयत्न होता है, यानी कि एक एफर्ट होता है, और अल्प प्राण भी यह एक प्रयत्न होता है, यानी कि एक एफर्ट होता है। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था कि प यह एक अल्प प्राण वर्ण है, पर जब हम प को महाप्राण में उच्चारित करते हैं तो यह फ बन जाता है। ठीक इसी प्रकार ब यह एक अल्प प्राण वर्ण है, पर जब हम वायु का कॉन्शियस फ्लो अधिक करते हैं तो यह भ बन जाता है, यानी कि महाप्राण बन जाता है। और ध्यान रहे कि इसे भ स्पर्श या स्पृष्ट प्रयत्न वर्ण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मारुत यानी कि उदान वायु उच्चारण स्थान को पूर्ण रूप से स्पर्श करके भ इस वर्ण को उत्पन्न करता है। अब हम प वर्ग के अंतिम वर्ण का यानी कि पांचवे वर्ण का उच्चारण करेंगे। तो इसका उच्चारण दोनों ओष्ठ और नासिका से होता है, यानी कि नाक से होता है, कुछ इस प्रकार म। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पिछले वीडियो इचु यशाहा तालव्य इस वीडियो में बताया था कि 25 व्यंजन वर्णों के जो अंतिम वर्ण होते हैं, यानी कि इन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन 25 व्यंजन वर्णों के अंतिम अक्षरों को पंचमा अक्षर कहते हैं। पंचमा यानी कि अंतिम के 5 अक्षर, और इन अंतिम के 5 वर्णों को अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। अनुनासिक का अर्थ होता है जिसका उच्चारण मुख और नाक
नाक यानी कि नासिका दोनों से होता है। तो मुख यानी कि जो मुख में जो हमारा उच्चारण स्थान है, जिस वर्ण का जो उच्चारण स्थान है मुख में और नासिका से उच्चारण किया जाता है। तो म यह प वर्ग का अंतिम पंचमा अक्षर है, यानी कि पांचवा अक्षर है और यह अनुनासिक वर्ण है। तो इसका उच्चारण हमें मुख में जो म का उच्चारण स्थान है उससे करना है और नासिका से भी करना है। तो मुख में म इस वर्ण का उच्चारण स्थान दोनों ओष्ठ है, यानी कि होठ है, और इसे हमें नाक से भी उच्चारित करना है कुछ इस प्रकार म। ध्यान रहे कि म यह एक अल्प प्राण वर्ण है। अल्प प्राण यानी कि वायु का कॉन्शियस फ्लो हमें कम रखना है या अल्प रखना है जब हम म इस वर्ण का उच्चारण करते हैं। और म इस वर्ण को स्पर्श वर्ण या स्पृष्ट प्रयत्न वाला वर्ण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वायु उच्चारण स्थान यानी कि हमारे दोनों होठों को स्पर्श करके म इस वर्ण को उच्चारित करता है।